के लिए मैं लाहौर से हूँ और वहीं पे पढ़ा सारा, लेकिन बैचलर्स जो था वो मैंने कराची यूनिवर्सिटी से किया गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में। मैं फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मास्टर्स। क्या चीज़ें आपने सबसे पहले की और वो टाइमलाइन क्या था जो आपने फॉलो किया था? जो प्रॉपर प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था वो फेब में स्टार्ट हुआ था। और दूसरा रिस्क फैक्टर ये था कि गवर्नमेंट जॉब थी, घर वाले पहले रेजिस्टेंट थे थोड़ा सा कि सही है भाई करते रहो, भी मिल गई है तो सबको नहीं मिलती। आप मिले नहीं थे, सिर्फ बात हुई थी, तो उसमें कैसे आपने डिसाइड किया कि चलो यार केस करा लेते हैं? क्योंकि मैं गायब हो जाता फिर क्या करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ हमारे एक बहुत स्पेशल गेस्ट से जिनका नाम एहसन भाई है, जो कि रिसेंटली अभी पाकिस्तान से जर्मनी मूव किए हैं। तो आज की वीडियो में हमने उनसे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात की, जिस तरह के वो पंजाब साइड से थे लेकिन उन्होंने अपनी जो वीज़ा प्रोसेसिंग थी वो सारी कराची से करवाई। तो आज की वीडियो में आपको ये पता लगेगा कि क्या पंजाब वाले कराची से अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, और अगर कर सकते हैं तो किन बेसिस पे कर सकते हैं। सेकेंडली एहसन भाई की जो प्रोफाइल थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि वो पाकिस्तान में एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे जो कि बड़ी अच्छी हाई पेड जॉब थी। तो एक परमानेंट जॉब को छोड़कर पाकिस्तान से जर्मनी मूव करने का डिसीजन किस तरह लिया और किन बेसिस पे लिया, ये भी उनसे हमने डिस्कस किया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम उनसे उनका एक्सपीरियंस भी पूछेंगे, सिंस उन्होंने हमारे थ्रू अपना केस प्रोसेस करवाया था। मतलब कि हमारी कंसल्टेंसी जो कि एक्सेस फ्यूचर के नाम से है, उसके थ्रू उनका सारा प्रोसेस हुआ था पाकिस्तान से जर्मनी तक का। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो जर्मनी पहुंच चुके हैं और ऑलरेडी फ्रैंकफर्ट पे हैं। तो ये पॉडकास्ट में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि उनकी सारी जर्नी कैसी रही। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलामुअलैकुम, और हमारे साथ है एहसन भाई, एहसन इजाज़ भाई। अस्सलामुअलैकुम एहसन भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो नहीं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, आप बताएं खैर खैरियत है सब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम, ठीक ठाक। एहसन भाई पहले तो अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप करवा दें। पाकिस्तान से लेकर जर्मनी तक का सफ़र, पाकिस्तान में क्या किया और अभी जर्मनी में आप कहाँ पढ़ रहे हैं और क्या क्या किया है, वो ब्रीफली आप थोड़ा सा बता दें। जी जी, नहीं मेरा नाम मोहम्मद एहसन इजाज़। बेसिकली मैं लाहौर से हूँ और वहीं पे पढ़ा सारा, लेकिन बैचलर्स जो था वो मैंने कराची यूनिवर्सिटी से किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। फिर उसके बाद ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब की मैंने ऑलमोस्ट 1 ईयर वहाँ पे। और उसके बाद आफ्टर 5 मंथ्स मैंने डिसाइड किया कि जी जर्मनी के लिए मास्टर्स के लिए जाना चाहिए। ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया और ये वो, तो जर्मनी मुझे ज़रा बेहतर लगा। तो फिर मैंने आपसे रब्ता किया था ऑलमोस्ट अ ईयर बैक, हमारी मीटिंग हुई तो आई डिसाइडेड और मैंने अपना प्लान पुट किया सारा। मीनवाइल मैंने रिज़ाइन किया अपनी जॉब से, देन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में। अभी फ्रैंकफर्ट में कौन से कोर्स में आपका एडमिशन? मैं फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मास्टर्स। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मास्टर्स है। हम A to Z लेकर चलेंगे कि आपने प्रोसेस कब स्टार्ट किया, टाइमलाइन क्या थी, क्योंकि जब भी कोई प्रोसेस स्टार्ट कर रहा होता है जर्मनी रेलिवेंट, उसके जहन में पहले यही चीज़ आती है कि यार हमने प्रोसेस इनिशिएट कहाँ से करना है, क्या स्टेप्स हमने करने हैं। ठीक है, उसमें कुछ जनरल डॉक्यूमेंट्स तो आपको पता है कि डिक्रीज निकलवानी है, बाकी सारी चीज़ें करनी है। तो आप अपना थोड़ा स्टेप वाइज थॉट प्रोसेस बताएंगे। जब जर्मनी का आपने टारगेट किया कि किसी स्पेसिफिक इनटेक में जाना है, क्या चीज़ें आपने सबसे पहले की और वो टाइमलाइन क्या था जो आपने फॉलो किया था? मैंने जैसे आपसे बात की कि सितंबर में ऑलमोस्ट 2023 में हमारी बात हुई थी, तब हमारी कॉल हुई थी। कॉल पे तकरीबन मैंने आपसे बात की थी सारी। तो तब तक मैंने डिसाइड नहीं किया था कि कोर्स कौन सा लेना है और यूनिवर्सिटीज़ कौन सी होंगी। तकरीबन प्रोसीजर पूछने के कोई 2-3 हफ्ते बाद मैंने डिसाइड किया। फिर मैंने प्रॉपर अपना प्लान पुट किया, उसमें मैंने यूनिवर्सिटीज़ डिसाइड की किस में जाना है, कौन से कोर्सेज़ हैं, किन में मेरा इंटरेस्ट है। और उसके बाद सब कुछ देखने के बाद फिर मैंने देखा कि कौन सी टाइमलाइन फॉलो करनी चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स कब तक प्रिपेयर होने चाहिए। मीनवाइल आपकी टीम से मेरा जो प्रॉपर प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था वो फेब में स्टार्ट हुआ था। ये आइडियल टाइम जो है तकरीबन 8-9 महीने बंदे को पहले स्टार्ट कर लेना चाहिए। तो तब मुझे सारी डिटेल्स मिल गई थी उसमें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो ऑलमोस्ट 1 मंथ लगा था सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने में, पासपोर्ट, डिग्री वेरिफिकेशन और नोटिफिकेशन वगैरह, ये वो सारी चीज़ें। उसके बाद फिर आगे हम चले एप्लीकेशन पुट करने में। तो पहली एप्लीकेशन मार्च को पुट की थी, तो उसके बाद फिर आगे फर्दर जैसे जैसे प्रोसेस चलता रहा तो चीज़ें सामने आती रही हैं, तो उनके हिसाब से फिर चलता रहा। जब हमारी बात भी हो रही थी, मुझे याद है कि हमारी बड़ी डिटेल में बात हुई थी। जी जी, गवर्नमेंट जॉब की जॉब थी, आप वो एक बड़ा आपके लिए टफ सिनेरियो था कि गवर्नमेंट जॉब को छोड़ना, क्योंकि सॉर्ट ऑफ परमानेंट जॉब होती है, जी। और उसको लीव करके फर्दर हायर एजुकेशन। इट वाज अ गुड स्केल आल्सो, अराउंड 17 स्केल। मैं बता नहीं रहा क्योंकि उन्होंने नहीं बताया, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे। ठीक है, पानी शानी में तैरना बहुत अच्छा आता था ऐसे भाई को।
जहाँ तक मुझे आइडिया है, मोस्टली मैंने देखा है पाकिस्तान में जो लोग गवर्नमेंट और अच्छी पोजीशन पे गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे होते हैं, वो ज़्यादातर वो जॉब नहीं छोड़ते, ठीक है, क्योंकि बहुत सिक्योर जॉब है और लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम जॉब है। आपने जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि वो जॉब छोड़ के आपने डिसाइड किया है कि चले मैं अब्रॉड आके एजुकेशन लेता हूँ। एक इस थॉट प्रोसेस के पीछे एक तो क्या चीज़ थी जिसने मोटिवेट किया, दूसरा क्या रिस्क थे इसके पीछे जो कि अभी भी आई एम श्योर आपके जहन में होंगे? देयर इज अ कोट के लोग कहते हैं कि अर्ली सक्सेस इज अ लाई। एक जगह पे स्टक हो जाना बहुत अर्ली एज में, मतलब तो आप अर्ली 20s में एक जगह पे हो और वहाँ पे फिर आपने सारी ज़िंदगी 60-70 साल तक गुजारनी हो, अगर आप उसी में रहें तो मेरा वो पर्सपेक्टिव नहीं था उस तरह से जॉब करने का। और फिर घर से मैं काफ़ी दूर था, तो लाहौर में रहता हूँ तो कराची में जॉब थी मेरी, तो ऑलमोस्ट 6 months 7 months इवन 1 year हो जाता था, मैं घर नहीं जाता था। तो और ट्रैवलिंग भी काफ़ी ज़्यादा थी उसमें। जो थॉट प्रोसेस था वो ये था कि मैं चाह रहा था कि पर्सपेक्टिव हो पूरी दुनिया का, मतलब सिर्फ पाकिस्तान में रह के बंदा ज़िंदगी ना गुजारे, पर्सपेक्टिव लेना पूरी दुनिया का क्या चल रहा है, बाकी दुनिया में लोग कैसे सोचते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कैसे आगे जा रहे हैं। तो फिर फर्दर एजुकेशन में मास्टर्स में, मतलब बैचलर्स में आपको बहुत बेसिक एजुकेशन होती है, तो मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और अपॉर्चुनिटीज़। और फिर मीन वाइल यूरोप बंदा घूम लेता है, दुनिया घूम लेता है, तो ये भी था। और दूसरा फिर जर्मनी का स्पेसिफिक इसलिए था कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विद प्रैक्टिकल नॉलेज है यहाँ पे, मतलब सिर्फ ये नहीं कि पढ़ा के आपको आगे भेज देते हैं, और प्रैक्टिकली यहाँ पे इंडस्ट्री में आपको स्किल्स मिलती हैं, तो वो आपको एक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ फ्यूचर के लिए भी मिल जाती हैं और उसमें काफ़ी मतलब आप ग्रो कर सकते हो आके। और दूसरा रिस्क फैक्टर ये था कि गवर्नमेंट जॉब थी, घर वाले पहले रजिस्टेंट थे थोड़ा सा कि सही है भाई करते रहो, अभी मिल गई है तो सबको नहीं मिलती, तो लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आप अपनी मर्जी से वहाँ पे गए हो, जो भी कर रहे हो। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जो किया है अपनी लाइफ में उसमें स्कॉलरशिप्स थी इन्वॉल्व और सेल्फ स्टडी सेल्फ सपोर्ट ऑल ऑफ द टाइम मेरी मतलब पूरी स्टडी में। तो अभी तक भी तकरीबन जब मैंने जर्मनी का भी अपने ब्लॉक अकाउंट का अरेंज किया, जो मतलब थोड़ा सा खुद किया, थोड़ा सा फैमिली से और ये वो, तो इंडिपेंडेंट वो शुरू से थोड़ा सा, तो जो स्किल्स है और जो डिसिप्लिन है और जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स है वो थोड़ी सी सही है, मुझे पता चल जाता है कि कौन से टाइम पे क्या करना है। तो अल्लाह की तरफ से थोड़ी सपोर्ट आ जाती है उसी चक्कर में, जब बंदा फर्म बिलीफ पे हो कि मतलब जब ये काम करना ही करना है तो अल्लाह ताला भी साथ दे देते हैं उस बंदे का, बस यही था। और अल्लाह मियाँ ने अच्छा साथ दिया है माशाल्लाह, तभी आप वहाँ जर्मनी। जिस तरह मैं शुरू में इनिशियल बात कर रहा था कि आपसे मैं और आप तकरीबन 1 साल से राब्ते में हैं और आप मुझसे पर्सनली कभी मिले नहीं थे उस तरह से। जी काफ़ी स्कैम्स का भी डर रहता है, काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग ट्रस्ट फैक्टर इतने आराम से नहीं किया जाता, स्पेशली जब ये बात आ जाती है एजुकेशनल कंसल्टेंसी वाइज। और इन चीज़ों को लेके तो एक रिलक्टेंट होता है कोई भी किसी को बगैर मिले, स्पेशली एक अमाउंट ओबियसली जब आपने स्टार्ट करवाया था तो एक अच्छी खासी अमाउंट देनी होती है उससे रेलिवेंट। आप मिले नहीं थे, सिर्फ बात हुई थी, तो उसमें कैसे आपने डिसाइड किया कि चलो यार केस करा लेते हैं? मैं गायब हो जाता फिर क्या करते आप? क्या होता? नहीं, वो इनिशियली जब हमारा से मैंने ऑनलाइन ही तकरीबन यूट्यूब की वीडियोस देखी थी, 1-2 मैंने आपकी, जो लगा कि बंदा जो काम कर रहा है उससे पता है वो क्या कर रहा है, तो मैंने फिर आपसे टीम से रब्ता किया और उन्हें मैंने कहा कि एक सेशन बुक कर दे। इनिशियल सेशन था आई थिंक 15 मिनट्स का, लेकिन हमने तकरीबन कोई 35-40 मिनट बात की थी उसमें। फिर सारे 35-40 मिनट का वही 10-15 मिनट का होते हैं। मुनीर साहब जो है ना वो बड़े आपके के रिलैक्स है इस मामले में, मतलब अगर 5 मिनट की कॉल है तो 15-20 मिनट आराम से बात कर लेते हैं, वो मसला नहीं है। 15 मिनट मैं भी ये सोच के आया था कि 15 मिनट है यार मैं क्या बात करूँगा, लेकिन काफ़ी लंबी बात हो गई थी हमारी। तो उसी में फिर बस मुझे आइडिया हो गया था आपसे प्रोसेस का, मैंने पूछा तो मुझे पता चला कि आई नो द मैन के ही नोज व्हाट इज़ डूइंग। तो बस उसी पे फिर अल्लाह का भरोसा था थोड़ा सा। फिर मैंने आपकी कंपनी की वेबसाइट देखी, उस पर रिसर्च की, तो अंदाज़ा हो गया मुझे कि आपकी मतलब रिव्यूज़ भी सही थे और आपकी हिस्ट्री रही है स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी अच्छी। तो बस उसी की बेस पे बाकी अल्लाह तो अक्ल फिर कोई बंदा करता है, कुछ ना कुछ तो करना ही है, क्योंकि मैं जॉब भी कर रहा था तो मेरे लिए फिर प्रोसेस को साथ लेके चलना काफ़ी मुश्किल हो जाता। अभी मैं इसी चीज़ पे आ रहा था कि जो स्टूडेंट्स होते हैं अक्सर खुद भी करते हैं, मैं भी मोटिवेट करता हूँ कि आप खुद करें, बल्कि मेरी वीडियोस में अक्सर जगह पे पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करके काफ़ी लोग गए भी हुए हैं जर्मनी विदाउट प्रोसेस करवाए हुए। एक तो आपने मुझसे करवाया बट खुद क्यों नहीं किया, मैं इसकी तरफ आना चाह रहा था। तो मेन रीज़न जॉब था या कोई और भी रीज़न था? मेन रीज़न 2-3 चीज़ें थी, मतलब जॉब थी और फिर मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफलाइन होता था और फैसिलिटी नहीं थी कि मैं ऑनलाइन रह के सारे अपने काम और प्रोसेस को ना जो मेरा साइकिल था पूरा कंप्लीट उसको फॉलो कर सकता। तो ये भी वजह थी। और दूसरी वजह ये थी कि मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था कि मेरी किसी एक कोई ब्लंडर की वजह से पूरा प्रोसेस जो मेरा 1 साल है वो ज़ाया हो जाए। तो मैं उस गैप को बिल्कुल अपना टाइम, ऐसे आ जाते हैं लेकिन टाइम वापस नहीं आता, तो यूटिलाइज करना चाह रहा था कि ये टाइम जो है ना मेरा प्रॉपर प्रोडक्टिव हो जाए ताकि साल के अंदर अंदर ही मेरा पूरा काम हो जाए।
चले अलहमदिल्ला साल के अंदर अंदर ही हो गया। तो कैसा रहा प्रोसेस के हवाले से, अगर आप एक्सपीरियंस शेयर करें, क्या क्या चीज़ें आपने फेस की, जो भी अच्छी बुरी चीज़ें, बड़े ऑनेस्ट रह, क्या बता सकते हो? तकरीबन जो प्रोसेस था जो हमने स्टार्ट किया फेब से, तो आई थिंक इनिशियली मुझे जो असाइन आपके टीम मेंबर असाइन हुए थे, ही वाज वेरी गुड। तो उन्हें पता था प्रोसेस कैसे स्टार्ट करना है, इनिशिएट कैसे करना। तो उन्होंने मुझे कंप्लीट एक 2-3 मंथ्स की टाइमलाइन की पूरी गाइड बना के दे दी कि आपने इस टाइम तक ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करने और ये वाली हमने जो एप्लीकेशन है इस टाइम पे सबमिट करनी। फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी लिस्टिंग बना के दी मुझे, उसमें से मैंने सेलेक्ट किया कि ये यूनिवर्सिटीज़ मेरे इंटरेस्ट की हैं, तो इनमें हमने अप्लाई करना है। और उसके अलावा मतलब जो भी अनफॉर्चुनेट इवेंट्स आ जाते थे, जैसे कि एम्बेसी का काफ़ी मसला रहा था बीच में, इस्लामाबाद का उन्होंने अपॉइंटमेंट्स नहीं दी, तो लकीली मेरे पास ऑप्शन था कि मैं कराची भी जा सकता था क्योंकि डिग्री वहाँ से थी। तो प्रोसेस चेंज हुआ, सारी डॉक्यूमेंटेशन तकरीबन कोई 70% तो हुई थी, लेकिन 30% तकरीबन चेंज करनी पड़ी मुझे कराची की वजह से। तो वो चेंज हुई और उसमें टीम ने काफ़ी सपोर्ट किया लॉन्ग द वे। जो भी चीज़ें मतलब आउट ऑफ द ऑर्डर ही हो रही थी, उन्होंने काफ़ी उसमें बताया कि ये आपने डॉक्यूमेंट्स इस हिसाब से प्रिपेयर करने, इसमें ये चीज़ लिखनी है, ये नहीं लिखनी है। एप्लीकेशन में वीज़ा एप्लीकेशन में, यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन, इवन उसके बाद भी अकोमोडेशन के हवाले से भी, जब मैं अकोमोडेशन ढूंढ रहा था और इंटरव्यू के लिए भी, जो बेसिकली मुझे जो बंदे ने अपॉइंटमेंट मेरी बुक की थी वो भी आपकी टीम के कोई आगे से जानने वाले थे, लेकिन आपकी टीम मेंबर तो नहीं थे, लेकिन उनके थ्रू किसी ने करवाया था स्टूडेंट ने, तो वो पुराना रेफरल कोई आपकी टीम के पास था। तो अपॉइंटमेंट बुक होने में ज़रा मसला आ रहा था, तो वो भी उन्होंने फिर उन्होंने किया था, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा रहा था एक्सपीरियंस मेरा। तो ओवरऑल जो टीम का आपका था सिनेरियो बड़ा प्रोफेशनल और एग्जैक्ट ट्रांसपेरेंसी थी पूरी प्रोसेस के अंदर कि ये चीज़ें होंगी, ये नहीं होंगी, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो मैं कि अगर जो बंदा न्यू है, जिसको नहीं पता कुछ भी, और कोई जॉब कर रहे है या जॉब के साथ किसी और मसरूफियात है, तो मैं उसको हमेशा ये रिकमेंड करूँगा कि वो थोड़े पैसे खर्च ले, आपसे नहीं तो किसी और कंसल्टेंट से करवा लें, लेकिन रिस्क ना ले कि अगर उसके पास टाइम की वो नहीं है, मार्जिन नहीं है उसके पास। तो ओवरऑल इट वॉज मोर देन सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस। एक जो इशू मैंने देखा है अक्सर पाकिस्तान में, एक ये भी रहता है कि काफ़ी लोग लोकल कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं, वो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, एचआर की बात कर लें, टाइम्स की बात कर लें, जी जी। तो क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स आके मुझे सेशंस में बताते हैं ये चीज़ें, और वो ये भी कहते हैं कि नहीं, वो हमें कहते हैं कि आप प्राइवेट में अप्लाई कर लें, पब्लिक में एडमिशन्स नहीं होंगे, वो कुछ और पूछने जी जी। गाइड कर रहे होते हैं। तो आप बेशक किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएं, लेकिन अपना थोड़ा सा नॉलेज चीज़ों का लेकर जाया करें। मैं जी बिल्कुल, ये तो मैंने आपको जैसे स्टार्ट में मैंने बोला कि आपको अगर कुछ नहीं पता होगा ना, तो कंसल्टेंट आपको कहीं भी धक्का लगाएगा, आप चले जाएंगे। पता आपको सब होना चाहिए, और जो कंसल्टेंट है वो सिर्फ आपको असिस्ट करने के लिए है। आपको आपने बताना है कंसल्टेंट को कि मैंने अब ये करना है, मैंने ये करना है, तो मुझे ये बताएं, तो वो आपको सिर्फ असिस्ट करेगा कि इस प्रोसेस में आप अपनी एफिशिएंसी 100% कैसे दे सकते हैं, तो वो उसमें आपको गाइड करेगा। लेकिन बेस नॉलेज होना हर स्टूडेंट को लाजमी। स्टूडेंट्स को कि अगर आप जी पता जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी नहीं है, कोई आपका एडमिशन तो करा देगा बट प्राइवेट में करवा देगा जहाँ पे फ़ी देनी पड़ेगी, तो वो आपके लिए ही लॉन्ग रन में नुकसानदेह होती है वो चीज़। तो जिसके पास भी आप जा रहे हैं, अपनी तरफ से बेसिक नॉलेज एटलीस्ट आपका कवर हो, फिर आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाएं, मुझे उसमें एतराज़ नहीं है। लेकिन क्योंकि अक्सर जो लोकल कंसल्टेंट है मैंने देखा है, वो अपने बिजनेस को चमकाने के लिए बहुत सी चीज़ें गलत गाइड कर रहे होते हैं। जी, उनका मकसद, मुनीब भाई इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि वो एडमिशन सिक्योर करवा के अपने बिलबोर्ड पे लगा देंगे, हमने 5 ना 50 बंदों को हमने एडमिशन सिक्योर करवा दिया और ये हमारी कंसल्टेंसी है। तो वो आपके साथ, वो मेरा दूसरा मकसद ये था कि आप खुद स्टूडेंट थे, तो आपको भी पता था कि आप कैसे आए हैं जर्मनी में, और आपकी टीम में से मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आपकी टीम के, आपका ऑफिस भी आई थिंक फ्रैंकफर्ट बेस्ड है, आई एम नॉट रॉन्ग, और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जर्मनी में ही का जो पाकिस्तान में है, तो दोनों को डील करने का तरीका काफ़ी फ़र्क आ जाता है। तो इसलिए भी मैंने फिर कोई मतलब बिला झिझक मैंने आपसे बात कर ली थी कि ये प्रोसेस है, तो आपने मुझे उसके हिसाब से बता दिया था। तो मतलब करना चाहिए, लेकिन आप कोशिश करेंगे जो बंदा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को उधर के हिसाब से डील कर रहा है, तो उसको चूज़ करें तो बंदा ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि वो हालात का ओबियसली आप फ्रैंकफर्ट में आए हैं, ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है जो आपको पीछे बताई जा रही है। जी जी। जब तक मेरा ख्याल है, जब तक उस बंदे ने वो चीज़ें एक्सपीरियंस ना की हो ना वहाँ पे रहते हुए, उस तरह से गाइड आपको कर ही नहीं सकता। जो बंदा एक कभी लाहौर से या कराची से नहीं निकला, वो आपको जर्मनी का किस तरह बता सकता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या चल रही है। वो थोड़ा डिफरेंट हो जाती है चीज़ें। चले, थैंकफुली अल्हम्दुलिल्लाह आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है टीम के साथ। और इसमें जब कोर्स चूज़ किया आपने, पिकिंग की बात की थी कि आपने उन्हें अपने एरियाज ऑफ इंटरेस्ट बताए थे, किन एरियाज़ में अभी आपने मेजर इंटरेस्ट शो किया था, और किस वजह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद आपको क्या लगता है जर्मनी में किन चीज़ों की डिमांड हो सकती है, या कौन सा कोर्स आप प्रेफर कर रहे हो यहाँ पे? मेरा जो टॉप ऑफ द प्रायोरिटी था सब्जेक्ट, वो था रिन्यूएबल एनर्जी, और सेकंड पे था आईटी, और उसके अलावा बाकी फिर थर्ड पे एम्बेडेड आ जाते हैं, इलेक्ट्रिकल में ऑटोमेशन, रोबोटिक्स है,
और काफ़ी हैं। तो मतलब ऑलमोस्ट हमने आपकी कंपनी के थ्रू 8 to 9 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, जिसमें से फोर्थ में एडमिशन हो गया था मेरा। TU डॉर्टमंड में हो गया था, फ्राइबर्ग में हो गया था एम्बेडेड सिस्टम में, और TU डॉर्टमंड में होता रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में, और फिर फ्रैंकफर्ट में IT में भी हो गया था, और रिन्यूएबल में भी हो गया था। तो लेकिन फिर एट दी एंड फिर मैंने दोबारा आपसे बात की थी कि फिर मैंने चूज़ किया, उसमें भी आपने मुझे गाइड किया था। डायरेक्टली मैंने आपसे बात की थी तो आपने मुझे गाइड किया था कि इस टाइम ये चीज़ें जो मार्केट में वो डिमांड में और फ्यूचर इन फील्ड्स का है, क्योंकि आप भी रिन्यूएबल से थे तो मैंने आपसे इसलिए पूछा था। तो आप उससे भी मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज हुआ, तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि जी IT इज़ द बेटर ऑप्शन। अपने इतनी यूनिवर्सिटी से माशाल्लाह आए हैं, 4 यूनिवर्सिटी से एडमिशन आ गई हैं। क्या था प्रोफाइल तो बता दें क्या प्रोफाइल थी, GPA कितना था, IELTS कितना था, ये सब भी बता दें। GPA मेरा था 3.4, ठीक है जी, और IELTS 7 था। और उसके अलावा मेट्रिकुलेशन, मतलब जो मैट्रिक के मार्क्स थे वो ऑलमोस्ट थे 90 के अराउंड, और जो FSC के थे वो 80 थे, 80%। तो ये थी ओवरऑल प्रोफाइल। ठीक है, अभी कितनी फ़ी दे रहे हैं आप यूनिवर्सिटी की, क्या चार्जेस क्या है, ट्यूशन फ़ी क्या है? आई थिंक सेमेस्टर की जो कंट्रीब्यूशन है वो है 320 यूरोज अराउंड, इतना ही समथिंग। तो बाकी ओवरऑल वैसे फ्री है, उसके चार्जेस नहीं है। इस स्टेट में अभी तक यूनिवर्सिटीज़ के, मतलब मोस्टली यूनिवर्सिटी जो पब्लिक हैं फ्री है। कुछ में जैसे आपको पता ही है, कुछ में अभी उन्होंने चार्जेस जो हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन फ्रैंकफर्ट में नहीं है अभी तक फ़िलहाल। और अभी भी काफ़ी सूबे ऐसे हैं जिनमें नहीं है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सूबे बादन-वुर्टनबर्ग कह लें, वहाँ पे चार्जेस हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। अच्छा, आपने बताया आपने वीज़ा जो इंटरव्यू था उसका आजकल आपको भी आइडिया है, सबको ही आइडिया है कि जर्मनी में कितने मसले चल रहे हैं अपॉइंटमेंट्स को लेके, उसको लेके। आपने कहा आपके पास ऑप्शन था, इवन तो कि आप पंजाब साइड से हैं, आपने कराची कॉन्सुलेट में जाके अपना वीज़ा जो है प्रोसेस कराया और वहीं से आपका वीज़ा लगा। और बहुत से लोग ये पूछते हैं कि हम पंजाब से हैं तो क्या हम कराची जाके अपना जो वीज़ा इंटरव्यू है वो प्रोसेस नहीं करवा सकते वहाँ से? कराची में कंपेरेटिवली थोड़ा आसान है ये वीज़ा अपॉइंट। जी। तो क्या चक्कर है, लाइक पंजाब से होते कराची में किस तरह आपने किया था? ये था कि पहले तो अभी जैसे मुझे आइडिया नहीं था कि इस्लामाबाद में ये सिचुएशन होगी कि वो बिल्कुल ही नहीं देंगे। तो मैंने अपॉइंट सारी रात जाके तकरीबन सुबह कोई 10 बजे, पता नहीं 9 बजे शायद तकरीबन खुली थी अपॉइंटमेंट्स उनकी, तो बुक की। उसमें भी मैं लेट हो गया तकरीबन, मैं कोई 3000 कोई 4000 के नंबर में था, तो काफ़ी लेट हो गया था। तो तकरीबन 3-4 हफ्ते वेट किया उसमें भी, और उसके बाद पता चला कि जी ये तो अपॉइंटमेंट्स नहीं दे रहे हैं अभी तक फ़िलहाल, कोई 2 महीने तक। तो मीनवाइल मैंने कहा चलिए इस अपॉइंटमेंट को भी रखते हैं और साथ में हम अप्लाई करते रहते हैं कराची के लिए। तो कराची में मैंने 3 वीक्स अप्लाई किया खुद से, तो लेकिन वो अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकी। फिर एक एजेंट थे आप लगा लें कि एजेंट साहब से मैंने रब्ता किया, उन्होंने बताया, तो उन्होंने कुछ फ़ीस मांगी मेरे से, ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी मुनासिब थी क्योंकि इनिशियल डेज थे तब इतना रश नहीं था। तो उन्होंने मुझे ले दिया, तो उसमें तकरीबन अपॉइंटमेंट में मेरे थे 1.5 मंथ्स थे। तो उसका प्रोसेस ये था कि डिग्री और मैंने अपने साथ जॉब की जो प्रोफाइल थी पूरी वो तैयार की, अकोमोडेशन की प्रोफाइल तैयार की उसमें साथ में, और मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस था कराची का, और उसके अलावा डिग्री तो थी, और उसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स जैसे बिल्स वगैरह, और ये वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स थे थोड़े बहुत, वो भी साथ में जो ऑफिशियल, लेकिन कुछ भी इलीगल नहीं था उसमें। मतलब कुछ मैंने आउट ऑफ द वे जाके कुछ चीज़ें नहीं ली कि मुझे उनको शो करवानी पड़े। तो जो वीज़ा ऑफिसर थे तो वो भी काउंटर नंबर 4 था, फीमेल थी। तो उन्होंने पूछा मेरे से कि आप अप्लाई नहीं कर सकते तो आप क्यों आए हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा कि डिग्री मेरी यहाँ से है, और उसके अलावा मैं जॉब यहाँ पे करता रहा हूँ, तो इट्स बीन अराउंड 6 to 7 years कि मैं अभी कराची में हूँ। तो कहते चले इस बेस पे मैं आपको अलाउ कर रही हूँ कि आपकी डिग्री यहाँ से, वरना हम अलाउ नहीं करते हैं कि कोई पंजाब से आके यहाँ पे अप्लाई कर सके। तो उन्होंने फिर उसके अलावा मेरे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे, सवाए मेरी डिग्री के उनके पास। उन्होंने मेरे कोई डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रिक्वायर नहीं किए। उन्होंने कहा जी आप ठीक है, आप कर सकते हैं अप्लाई, तो बाकी फर्दर वीज़ा प्रोसेस जो बाकी होता है। हाँ, तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी जो मैंने शुरू में साल पहले आपको बताई थी। देखें आपकी डिग्री कराची से है तो आपके चांसेस हैं लाइक कंपेरेटिवली अच्छे हैं, बट अगेन रिस्क फैक्टर मैंने कहा था इसमें है कि जो एक पेरेम केस था, लेकिन उसको वीज़ा ऑफिसर ने रिजेक्ट कर दिया कि आपकी जो ID कार्ड है उस पर पंजाब लिखा हुआ, तो आप नहीं कर सकते। हालांकि उसने भी डिग्री की हुई थी और जॉब भी कर रहा था वहाँ से। तो यही ना कि अब इन्होंने भी टफ कर दिया है काफ़ी ना, क्योंकि लोग जाने लग गए थे और उन्होंने अब कहा है कि भाई बहुत हो गया तुम लोग अब जाओ, वहीं से लो तुम लोग। वीज़ा इंटरव्यू में थोड़ा तो धचका लगा होगा आपको जब उन्होंने कहा होगा कि यार चलो निकलो पंजाब चले जाओ। तो बाकी एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा था, लाइक टफ सवाल थे, किस तरह के सवाल थे कराची में, क्या एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताएं। जी, मैं पंजाब से तकरीबन एक दिन पहले निकला, जिस दिन मतलब मेरा वनडे को इंटरव्यू था। तो मैं सैटरडे को यहाँ से निकला था, संडे वहाँ पहुँचा होटल में। एक दिन पहले थोड़ा रिलैक्स किया, बाहर दोस्तों के साथ घुमा फिरा, और बिल्कुल रिलैक्स था। मतलब मुझे कोई इंटरव्यू की ऐसा टेंशन नहीं थी। मुझे टेंशन इस चीज़ थी कि अलाउ ना करेंगे, आप
वापस ना भेज दें कि शाबाश निकल जाओ यहाँ से। तो बाकी इंटरव्यू के क्वेश्चंस की कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि वो तो जनरल क्वेश्चंस होने थे। तो सुबह तकरीबन 8 बजे मैं कंसल्टेंट उधर कराची कंसल्टेंट पहुँचा और उसके बाद 9 बजे उन्होंने मुझे एंट्री अलाउ की, जाके उधर टिकट ली मैंने अपनी और अराउंड 5 मिनट वेट्स किया। तो आई थिंक मैं तीसरा या चौथा बंदा था वहाँ पे काउंटर नंबर 4 पे। तो उन्होंने पूछा मेरे से जाते ही कि आपको अपॉइंटमेंट कैसे मिल गई, आप तो लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। तो मैंने कहा कि मैं 1 महीने से जाग रहा हूँ रातों को अपॉइंटमेंट लेने के लिए। उर्दू में पूछ रही थी मेरे से तो, लेकिन मैंने फिर इंग्लिश में जवाब दिया उन्हें। अच्छा, सॉरी मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि हर बंदे से अपॉइंटमेंट ना लीजिएगा। ये जो एजेंट्स होते हैं बहुत से फेक भी है मार्केट, तो आप लोग पैसे वैसे पकड़ा दोगे उसे और यहाँ पे ये काम चल रहे होंगे, वो आपको चूना लगा के निकल जाएंगे। तो जब भी आप एजेंट की बात करें, मैंने एहसन भाई को या हम वही रिकमेंड करते हैं जो हमें पता होता है कि ऑलरेडी अपॉइंटमेंट्स आ चुकी हैं इन एजेंट्स के थ्रू। जिस तरह एहसन भाई गए उस तरह हमारे कराची के बहुत से और भी स्टूडेंट्स गए थे। तो वो हमें पता था कि यार ये बंदा एटलीस्ट ये फेक काम नहीं करेगा। लेकिन बहुत से ऐसे केसेस आए हैं कराची में आजकल, बहुत ऐसा हो रहा है कि वो अच्छा खासा आपसे चार्ज कर रहे हैं और बाद में आपको फेक अपॉइंटमेंट के लेटर पकड़ा के कहते हैं कि भाई हमारा काम पूरा हो गया। कॉन्सुलेट जाते हो, कहते हैं भाई ये किधर से मुँह उठा के आ गए हो तुम, ठीक है। तो ये इस चीज़ पे आपने लाजमी थोड़ा रखना है कि हर एरे गहरे पे आपने भरोसा नहीं करना। ये बहुत थोड़ा लाइक बहुत लोगों ने पैसे डबोए हैं इस चक्कर। तो काफ़ी लोग मिलेंगे, ग्रुप्स में काफ़ी लोग होते हर हैं। हर अगला बंदा जी मैं मुझसे ले लो कराची की अपॉइंटमेंट, मुझसे ले लो। तो ये बहुत डेंजरस काम है, तो आप लोग अपने पैसे ही ना डुबाइएगा प्लीज़ इसमें ना, थोड़ा ट्रस्टवर्दी बंदों से ही ये काम करवाए, ठीक है। सॉरी एसएम भाई आप कंटिन्यू करें। कि उन्होंने फिर मेरे से पूछा कि आप अच्छा किधर से आए हैं और क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करवाएं, यूनिवर्सिटी कब से स्टार्ट हो रही है, सेमेस्टर कब से आपका है, कितना ड्यूरेशन है आपके स्टे का, और फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, फैमिली बैकग्राउंड आपका क्या है, ब्रदर सिस्टर्स वगैरह जर्मनी में कोई है या नहीं, वही बेसिक क्वेश्चन जो मतलब सारे होते हैं। तो मतलब काफ़ी रिलैक्स था मैं, इंटरव्यू में कोई इशू नहीं था। लेकिन कोई तकरीबन 5-10 मिनट बाद डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद वीज़ा के ऊपर मेरा नंबर उन्होंने वो पासपोर्ट के ऊपर नंबर लिखने के बाद उन्होंने बताया जी कि आप तो पंजाब से हैं तो आप तो अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे। तो मैं एकदम ज़रा दंग रह गया, मैंने कहा इसको 10 मिनट बाद याद क्यों आया। पहले बता दो भाई। लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया था क्योंकि वो ऑलरेडी एंट्री जो थी ना वो बंदी कर चुकी थी अपने सिस्टम के अंदर। तो वो सिर्फ मुझे डराने के लिए पूछ रही थी, तो मैंने उसको पढ़ लिया था। तो मैंने कहा था मेरी डिग्री यहाँ से है तो मैंने जॉब की है तो इसलिए। तो कहती ठीक है जी हम आपको इस बेस पे अलाउ कर देते हैं। तो उसको मैंने थोड़ा सा थैंक यू भी बोल दिया, तो उसने कहा जी वेलकम। मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है। उसके अलावा बाकी सिंपल क्वेश्चंस थे, तो मतलब बड़ा फ्रेंडली इंटरव्यू था उनके साथ मेरा, मतलब कोई स्ट्रेस नहीं था मैं इतना ज़्यादा, सिंपल जैसे प्लेन कन्वर्सेशन होती है वैसे थी। एंड पे उन्होंने पैसे लिए और फिंगरप्रिंट्स लिए और कहते ठीक है यू आर फ्री टू गो। उन्होंने आपसे ये नहीं पूछा कि गवर्नमेंट जॉब है, कोई लेटर दिखाए हमें गवर्नमेंट की तरफ से कि वो आपको अलाउ कर रहे हैं जाने का, या नहीं उन्होंने नहीं पूछा। उन्होंने क्योंकि जो मैंने अपनी सीवी के ऊपर मेंशन किया हुआ था वो इस तरह से था कि मैंने जॉब मेंशन की हुई थी, लेकिन उसमें मैंने ये मेंशन नहीं किया हुआ था कि मेरी उसमें पोस्ट की है। मतलब मैंने अपनी अपॉइंटमेंट मेंशन की हुई थी कि मतलब मैं इंजीनियर हूँ और एज आ ये काम कर रहा हूँ, लेकिन उसमें मैंने अपनी प्रॉपर अपॉइंटमेंट मेंशन नहीं की थी। और उन्होंने मेरे से वो भी नहीं, प्रूफ पे नहीं मांगा कि आप जॉब कितनी, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कितनी जॉब का एक्सपीरियंस, तो मैंने बताया 11 मंथ्स है। तो उन्होंने वो एंटर कर दिया कंप्यूटर में, डॉक्यूमेंटेशन नहीं उसकी भी मांगी कि आप मुझे कोई पे स्लिप दिखाएं या एक्सपीरियंस का लेटर दिखाएं कोई इस तरह। क्योंकि कई लोगों का ये होता है जो हमारे पास भी आते हैं जो गवर्नमेंट की जॉब्स कर रहे होते हैं, वो पूछते हैं कि हमें नो ऑब्जेक्शन लेटर दिखाना पड़ेगा या नहीं दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कई दफ़ा आपको परमिशन लेनी होती है गवर्नमेंट से कि अच्छा हमने जाना है जी। ज़्यादातर उस केस में होता है जब आपने वापस आकर कंटिन्यू करनी होती है अपनी जो जॉब है। और दूसरा इस तरह कि मेरा केस तो ये था कि मैं तो इंटरव्यू जाने से पहले रिज़ाइन कर चुका था, तो मेरा रिज़ाइन अप्रूव हो चुका था और उसका भी डॉक्यूमेंट थे मेरे पास। और जो मैंने पासपोर्ट बनवाया था, तो पासपोर्ट भी अब 2 होते हैं ना, अगर आप गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, आप टीचर हैं या क्लर्क हैं या कोई ऑफिसर हैं कुछ भी है, तो वो आपके पासपोर्ट के ऊपर पे लिखा हुआ आता है कि ये गवर्नमेंट बेस्ड पासपोर्ट है या प्राइवेट पासपोर्ट है, जो ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है। तो उसमें भी मैंने अपना पासपोर्ट का स्टेटस चेंज करवा लिया था, तो वो मेरा पासपोर्ट ऑर्डिनरी पासपोर्ट था। तो वो जब ऑर्डिनरी पासपोर्ट सिस्टम में आता है तो उनको कोई उससे ऑब्जेक्शन नहीं होता कि क्योंकि ऑर्डिनरी पासपोर्ट है तो ऑर्डिनरी बंदा है, गवर्नमेंट का बंदा नहीं है। ही अगर आपका वो ब्लू पासपोर्ट जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है वो होता है, तब लाजमी वो पूछते हैं कि भाई यहाँ पे आप जॉब कर रहे हो तो उधर कहाँ निकल रहे हो ना, तो उसमें होता है। तो हाँ ऑर्डिनरी पासपोर्ट पे इस तरह के मसले इतने नहीं आते। ओवरऑल कॉस्ट कितनी आई थी आप अगर ब्लॉक्ड अकाउंट को इंक्लूड ना करें
प्रोसेस की कॉस्ट की बात करें, एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, हमारी फ़ी की बात करें, वैसे और जो टिकट था आपका इनिशियल पीरियड में, आपने ओवरसी वीज़ा फ़ी होती है, तो ओवरऑल तकरीबन कितना खर्चा लग गया था? अराउंड 2500 यूरोस सारा कुछ मिला के। उसमें आपकी कंसल्टेंस फीस और कुछ कैश जो मैं एक साथ भी लेके आया वो भी इवन इंक्लूडेड है उसमें। और शॉपिंग आप डाल लें थोड़ी बहुत, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं की मैंने। तो मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और बाकी उसके अलावा जो बेस एक्सपेंडिचर्स हैं वो तो होंगे, वो अराउंड आपके 1500 तक हो जाते हैं, जिसमें आप प्रोसेसिंग फ़ीस है और यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस हैं, टिकट्स हैं, अकोमोडेशन के इनिशियल आपको कुछ डाउन पेमेंट करनी पड़ती है, ये वो डाल के सब कुछ। तो एस्टिमेट आप लगा सकते हैं कि अराउंड आज के वक्त में अगर आप खींच के भी करें तो 2500 आराम से हो जाएगा, क्योंकि अभी थोड़े एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। अगर आप आज से 2 साल पहले करते तो मे बी 2000 तक हो जाता। ठीक है एहसन भाई, थैंक यू इतना डिटेल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने का। अच्छा लास्टली मैं अगर बहुत ऑनेस्ट रह के आपके बताना है, कोई मैं प्रेशर में नहीं डालूंगा आपको अगर किसी स्टूडेंट कोई सोच रहा है हमसे केस करानी है, मुझसे केस करवाने हैं, काफ़ी स्टूडेंट आते हैं, एक ट्रस्ट फैक्टर भी काफ़ी बिल्टअप हुआ होता है तभी वो बात करते हैं, लेकिन कई दफ़ा एक कन्फ्यूजन होती है कि यार पता नहीं करें ना करें, आगे क्या होगा, ऑनलाइन सिस्टम है, हालांकि फ़िज़िकल ऑफिस है इस्लामाबाद में, लेकिन फिर भी इस्लामाबाद में होना और बाकी लाहौर कराची, जी जी। क्या आप उन्हें रिकमेंड करेंगे और आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल जो आपने फेस किया है या चीज़ें से गो थ्रू किया है, क्या आप चाहेंगे कि किसी और स्टूडेंट को वो आप रिकमेंड करना चाहेंगे, या क्या आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहेगा इस चीज़ के हवाले से? अपनी बात करें तो एक्सेस फ्यूचर का तो मैं कह सकता हूँ, बाकियों की कंसल्टेंसी का मैं नहीं बोल सकता कि वो जाएँ या ना जाएँ। आपके लिए तो मैं उन्हें कहूँगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम है आपकी, प्रोफेशनल है, वो लोग, उन्हें पता है कि वो क्या कर रही हैं, किस टाइम पर उन्हें क्या करना है। और मैं टोटली रिकमेंड करूँगा उन्हें, जितने भी स्टूडेंट्स अभी आना चाह रहे हैं, जिनको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है, पहले तो खुद ट्राई करें कि अगर वो कर सकते हैं, उनके पास टाइम है और वो फ्री हैं तो करें। नहीं तो उसके बाद अगर उनको कोई बेस्ट ऑप्शन चाहिए पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जर्मनी के लिए, तो आई थिंक नो वन इज़ बेटर देन एक्सेस फ्यूचर। मैं कोई एग्जैजुरेट करके नहीं बता रहा है, मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। इसलिए तो मैंने कोई एक्स्ट्रा यूरो नहीं दिया इन्होंने इन्होंने मुझे 1 रुपये की भी छूट नहीं दी है भाई। कि अगर काम प्रोफेशनल होगा तो पैसे भी तो प्रोफेशनली पर चार्ज लोगे। बिल्कुल, आपको फील नहीं होगा बाद में जो पैसे आपने शुरू में, शायद आपको थोड़े बहुत फील होगा यार ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं, लेकिन जब आपका काम हो रहा होगा, इवन ड्यूरिंग काम भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बाकी स्टूडेंट्स को जो डिफ़िकल्टीज फेस हो रही हैं, आपके लिए वो मतलब बिल्कुल सिंपल चीज़ें, आपको तो ऑलरेडी पता है सारा कुछ और आपको मसला भी नहीं हो रहा उन चीज़ों में। तो काफ़ी सपोर्ट होती है, बंदे को काफ़ी जगह सोचना नहीं पड़ता। मेरा शुरू से यही रहा है कि यार मैं पर्सनली अगर खुद भी हूँ तो मैं कहूँगा यार पैसे ही मैं ज़्यादा दे भी दूँ, एटलीस्ट मुझे सर्विसेज उन पैसों के अकॉर्डिंगली मिले। आपको बहुत से मिल जाएंगे जो कहेंगे यार मैम 50,000 में कर देते हैं, 60,000 में कर देते हैं, और अक्सर उनमें से ना सिर्फ आपका टाइम ज़ाया करेंगे बल्कि आपका कैरियर भी इस पे दाव पे लगा होता है। यार इट्स अ वेरी बिग डील जब आप जी जी। करके आप अपना पूरा फ्यूचर सॉर्ट ऑफ उसके हाथ में थमा रहे हो कि भाई ये पकड़ें और आगे जो है ना वो करें। अब इसमें इश्यूज बहुत से आते हैं, वो लाइक अब मैं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी मैं बताने लगूं, लेकिन कई दफ़ा आप लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना है कि जो कोर्स आपको पसंद है वो चूज़ करो। जो कोर्स में वो भेज रहे हैं उन्होंने नहीं पढ़ना, वो आपने पढ़ना है, फ्यूचर आपका, ठीक है? तो खाली ये ना देखो कि बस एडमिशन हो गया, ये हो गया वो हो गया, बहुत सी चीज़ें इसमें होती हैं जो आपको गाइडेंस चाहिए होती है। काफ़ी स्टूडेंट प्रेफर करते हैं कि वो किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें, और अगर आप भी उन्हीं में से हैं कि अगर आपके पास टाइम कम है या फिर आपको रिसर्च में इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना, देन अगेन आप हमारी सर्विसेज ले सकते हो, क्योंकि हमें इस प्रोसेस को लेके बहुत डिटेल में आइडिया और जो मसले हो सकता है कि आपको एंड में फेस करने पड़े, वो मसले हम आपके पहले ही सॉर्ट आउट कर दें। कॉन्टेक्ट करने का एक सिंपल सा तरीका है कि आपको एक गूगल फॉर्म फिल आउट करना है, जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, और अगर आपको वहां से नहीं मिल रहा तो आप गूगल पे जाकर www.mrvlogs.com पे जाएंगे, जो कि मेरी वेबसाइट है, और वहाँ पे कॉन्टेक्ट सेक्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा। तो इसको मेक श्योर कीजिएगा कि आप कंप्लीटली फिल आउट करें, अपनी डिटेल्स जो है वो वेरीफाई कर लें, ठीक डिटेल्स डालें, और सारे अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड करें, और व्हाट्सएप नंबर लाजमी अपना ठीक डालिएगा, क्योंकि कई दफ़ा हम कॉन्टेक्ट कर रहे होते हैं बट व्हाट्सएप नंबर वहाँ पर नहीं होता। मेक श्योर करें कि अपना व्हाट्सएप नंबर ही दीजिएगा। बस हमें आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट मिल जाए, हम उनको एवेल्युएट करेंगे और पॉसिबिलिटीज देखेंगे कि आपकी पॉसिबिलिटीज कितनी बन रही हैं, और उस हवाले से आपको गाइड भी किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच एहसन भाई आपका इतना टाइम देने के लिए भी। दी एंड कोई अगर मैसेज अपार्ट फ्रॉम दिस होल प्रोसेस, कोई अगर किसी को आप मैसेज देना चाहे, कोई अगर डाउट में हो कि करें बाहर आए ना आए पता नहीं क्या हो हमारे साथ, यू नो उन्हें कुछ ना कुछ लीप ऑफ फेथ उन्हें पकड़ना पड़ेगा, वो तो मैं भी कहता हूँ, लेकिन आपने जिस तरह पढ़ा तो काफ़ी स्टूडेंट्स को आप मोटिवेट भी कर सकते हो और उन्हें बता भी सकते हो कि यार टफ डिसीजंस आपने लाइफ में एक पॉइंट आता है लेनी पड़ती हैं। और मेरा ख्याल है अभी तक जितने मैंने केस डील किए हैं
एहसन भाई की वन ऑफ द टफेस्ट डिसीजन थी। अगर मैं उस फेज़ में होता तो शायद मैं भी 100 बार सोचता कि यार बाहर जाना है कि नहीं जाना, जिस रैंक पे वो काम कर रहे थे, ठीक है, वो माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। तो एहसन भाई, मैं ओवर टू यू, आप अगर कोई एडवाइस देना चाहें तो। जी जी, बस अल्लाह पे भरोसा करें और आप अपना, अगर आपका माइंड जहाँ पे आप सेटिस्फाई हैं, मतलब अगर आप पाकिस्तान में सेटिस्फाई, आप अच्छी जॉब कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, तो लोगों को ना देखें कि वो क्या कर रहे हैं बाहर जाके, उनकी ज़िंदगी कैसी हो गई है। आप अगर उधर सेटिस्फाई हैं तो उधर ही रहे। लोगों को देखेंगे तो आप ना जर्मनी में आके खुश रह सकते हैं, ना पाकिस्तान में आप खुश रह सकते हैं। और अगर आपने एक टाइम डिसीजन ले लिया है कि भाई अब मैंने जाना ही जाना है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का है, कनाडा का है, जर्मनी का है, बेल्जियम का, कहीं का भी है, तो अगर डिसीजन ले लिया तो उस पर फिर आप अपना पूरा कायम रहें, उसका प्लान बनाएं पूरा, उसमें कोई लो पॉल ना छोड़ें कि मैं ये बाय चांस पे छोड़ देता हूँ, ये चांस हुआ तो शायद ये हो जाएगा, ऐसे ना छोड़ें। ब्लॉग अकाउंट का अपना कंफर्मेशन पूरी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपके टाइमलाइन में कौन सी चीज़ें कब हैं। यही कहूँगा कि जिसने अपना ज़िंदगी में कुछ थोड़ा बहुत करना है तो थोड़ा बहुत रिस्क भी लेना पड़ेगा। जितना आप रिस्क लेंगे उतना ही आपको उसका रिवार्ड भी मिलेगा, लेकिन रिस्क आपने सोच समझ के लेना है, ठीक है। और बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में सेटिस्फाई जिधर हैं उधर रहें, अगर नहीं सेटिस्फाई है तो मूव ऑन कर जाएं। तो बाकी अल्लाह पे भरोसा करें और इंशाल्लाह जो भी होगा, अगर नहीं भी वीज़ा लगता है जर्मनी का, या आपके अपॉइंटमेंट कोई कैंसिल हो जाती है, या अनफॉर्चुनेट इवेंट आ जाते हैं बीच में, तो मेरा ये बिलीफ है कि अल्लाह ताला कोई और रास्ता उससे ज़्यादा बेहतर निकालते हैं हमेशा ज़िंदगी में। और आपको वो तो उस टाइम पता नहीं चलता है, लेकिन आपको साल 1.5 साल बाद आपको पता चलता है कि हाँ, ये डिसीजन जो हो गया था ना उस टाइम पे, तो ये उससे बेटर ही है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। तो आने वाला जो कल है वो पिछले कल से हमेशा बेहतर होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच एहसन भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओवरऑल हमें बहुत खुशी होती है जब ओवरसी किसी का वीज़ा आ जाता है, अच्छा उसका एक्सपीरियंस आता है। क्योंकि खुद भी एज अ स्टूडेंट ही यहाँ पर आया था, और बहुत से डाउट होते हैं जब हम अपना प्रोसेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, चीज़ों का हमें नहीं पता होता, आइडिया नहीं होता। हमारे टाइम तो बिल्कुल भी नहीं था। 2015 में मैं जब आ रहा था, कोई इंटरनेट नहीं था, यूट्यूब वीडियोज़ नहीं हुआ करती थी तब। तो बहुत एक ना अंधेरा होता है कि भाई आगे क्या होना है। आपके पास एक बहुत बड़ी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस अब पड़ी हैं, लाइक फेसबुक ग्रुप्स कहने, आप यूट्यूब वीडियोस कहने, अपनी सर्च आप बहुत अच्छा, जिस तरह उन्होंने बात की थी असल मैंने, आप रिस्क लें बट कैलकुलेटेड रिस्क लें, ठीक है। तो अपनी सर्च करके पूरा ध्यान दे के आप फिर आगे चीज़ को फर्दर करो। एक दफ़ा माइंड बना लिया तो फिर रखें, फिर इधर उधर ना भटकें कि अच्छा ये हो गया वो हो गया। तो ये चीज़ें हैं। तो जैसे मैं थैंक यू सो मच इतना आप वेलकम मुनीर भाई, मेरे से बात करके। और आप लोग भी कमेंट में एहसन भाई को थैंक यू कर दीजिएगा। कोई सवाल हुआ, मुझसे हुआ, एहसन भाई से हुआ, आप कमेंट में लाजमी मेंशन कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करते रहेंगे और मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।